कार्बन बाजार में एक नई साझेदारी का जन्म हुआ है और ये साझेदारी यूरोपीय संघ यानी कि ईयू और भारत के बीच में हुई है। क्या है ये साझेदारी? तो दरअसल इस साझेदारी का नाम है न्यू स्ट्रेटेजिक ईयू इंडिया एजेंडा। और इस साझेदारी के माध्यम से इसके विभिन्न पहलू हैं। उन्हीं पहलुओं में एक पहलू ये भी है कि स्वच्छ परिवर्तन यानी कि क्लीन ट्रांजिशन वाले हिस्से में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको सीबीएम भी कहा जाता है, उसको भारत के जो इंडियन कार्बन मार्केट है यानी कि आईसीएम है, उससे जोड़ देगा। तो आइए समझते हैं आज इसी विषय को। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और इन फोकस की आज की इस वीडियो में इसी विषय पर हम बात करेंगे। दरअसल इसके क्या मायने हैं, सीबीएम को लेकर क्या डिस्प्यूट रहा है, आज न्यू स्ट्रेटेजिक ईयू इंडिया एजेंडा के तहत इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो दोनों के बीच में साझेदारी हुई है, इसके पीछे लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। यानी कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम है, वो आईसीएम यानी इंडियन कार्बन मार्केट से जुड़ेगा। तो इसके पीछे के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सबसे पहला तो लक्ष्य ये है कि आप जानते हैं, इस लक्ष्य पर आने से पहले आपको ये बता दें कि सीबीएम क्या है। आप जानते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है, वहां पर क्या होता था, अगर कोई भी कंपनी अगर यहाँ पर कोई प्रोडक्शन अपना कोई भी लॉन्च कर कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहती है वो कंपनी, तो इस कंपनी के द्वारा कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसको हतोत्साहित करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता है। यानी कि भारी मात्रा में इनसे जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा उसकी एक्यूरेट गणना होती है और उसी हिसाब से इनको टैक्स देना पड़ता था। अब इससे बचने के लिए कुछ कंपनियों ने क्या किया कि बाहर की कंपनी जो है, ऐसे उद्योग जिसमें कि कार्बन का एमिशन ज्यादा होता है, तो जैसे मान लीजिए सीमेंट हो गया या स्टील हो गया, तो बाहर किसी अन्य देश में जहां पर कि कार्बन उत्सर्जन को लेकर नियम जो है वो उतने सख्त नहीं है, वहां से इन वस्तुओं का आयात करना शुरू कर दिए ये लोग। तो इसने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि इसने बॉर्डर पर ही एक तरह का टैक्स लगा दिया। यानी कि अब जब आप यूरोपीय यूनियन में प्रवेश करेंगे तो आपसे उस उद्योग में जितना कार्बन एमिशन हुआ है उसी मात्रा में इसके बॉर्डर पर ही, यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पर ही टैक्स लिया जाएगा। इसी को सीबीएम कहते हैं। सिंपल भाषा में आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए, यहां पर ये जो साझेदारी हुई है, अब भारत के साथ यानी भारत का जो मार्केट है, हम कह सकते हैं उसमें और सीबीएम दोनों के बीच में एक साझेदारी हुई है। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। सीबीएम मोटा मोटी आपको बताया गया, आगे फिर एक बार स्पष्ट किया जाएगा। देखिए, इसके पीछे जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि जो भारत के जो निर्यातक होंगे, जो कंपनियां भारत से यूरोपियन यूनियन को निर्यात कर रही हैं, सपोज दैट कोई कंपनी है अगर वो स्टील ही निर्यात कर रही है, तो जो डबल टैक्स है वो उसको उससे बचाना। तो सबसे पहला क्या उद्देश्य है कि जो डबल टैक्स है उससे रक्षा करना। पहला तो यही उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य ये है, डबल टैक्स कैसे, एक तो सीबीएम वो दे ही रहा है और साथ साथ यहां भी टैक्स लग रहा है, तो उस चीज से बचाना, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि डीकार्बोनाइजेशन यानी कि कार्बन के उत्सर्जन को हतोत्साहित करना। तो दूसरा लक्ष्य क्या हो गया, दूसरा लक्ष्य हो गया डीकार्बोनाइजेशन। दूसरा ये लक्ष्य हो गया। और तीसरा लक्ष्य क्या हो गया, तीसरा लक्ष्य ये हो गया कि उत्तर और दक्षिण के बीच में सहयोग, यानी कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में सहयोग। तो तीसरा लक्ष्य क्या हो गया, ईयू और इंडिया के बीच में सहयोग। ये तीन मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। अब इसमें इस उद्देश्य के बाद हम जिस विषय पर बात करेंगे वो क्या है, उसको समझते हैं कि भारत में कार्बन बाजार की मौजूदा स्थिति क्या है और साथ साथ यूरोपियन यूनियन में क्या है। दोनों की थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से उन पर नजर डालना जरूरी है। देखिए, अगर कार्बन क्रेडिट की बात करेंगे तो जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है यानी कि सीसीटीएस जो है, सीसीटीएस कहाँ का है, तो भारत का अपना क्रेडिट मार्केट अभी काफी अधूरा है। जो भारत का मार्केट है जिसको कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम कहते हैं, सीसीटीएस, या इसी को हम इंडियन कार्बन मार्केट भी कह देते हैं, आईसीएम भी कह देते हैं, ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, यानी कि विकासशील चरण में है, बहुत डेवलप नहीं है। यानी कि जिस मात्रा में इसको सख्त होना चाहिए, बहुत कठोर नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल व्यवस्था है। बेसिकली ये किस पर आधारित है, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑफसेट और इंटेंसिटी बेस्ड इंप्रूवमेंट पर आधारित है। क्या है ये दोनों, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑफसेट्स होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि कोयले से कहीं पर बिजली बनाई जा रही है, अब आपने क्या किया कि उसकी जगह आप ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, कार्बन के एमिशन को एक नया प्रोजेक्ट लगा के उसको कम किया, तो इसको आप कहेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड ऑफसेट कहेंगे। यानी कि इसके आधार पर आपको क्रेडिट दी जाएगी कि इतना कार्बन का एमिशन आपने कम किया तो वो क्रेडिट आपको मिलेगी। दूसरा हो गया इंटेंसिटी बेस्ड। इंटेंसिटी बेस्ड का मतलब तीव्रता आधारित।
यानी कि पहले अगर कोई सीमेंट उद्योग था या स्टील उद्योग था, उसमें अगर हम 1 टन मान लीजिए कि स्टील बना रहे हैं या 1 टन सीमेंट बना रहे हैं, तो उसमें 2 टन कार्बन का एमिशन हो रहा है। अब उसको हमने घटाकर प्रति यूनिट जो है वो 2 टन की जगह 1.5 टन कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, उसकी इंटेंसिटी बेस्ड जो इम्प्रूवमेंट है वो हमने कर लिया, तो उतना क्रेडिट मिला हमको। तो भारत में अभी इन्हीं 2 व्यवस्थाओं पर आधारित है। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन की अगर आप बात करेंगे, तो भारत अपने बाजार में अभी उतनी सटीक गणना नहीं कर पा रहा है। जबकि यूरोपियन यूनियन को अगर आप देखेंगे, तो उसका सिस्टम काफी पुराना है, लगभग 20 साल पुराना है सिस्टम। और वहां पर नियम कानून बहुत सख्त है, वहां जुर्माना भी बहुत सख्त है। वहां पर बहुत महंगे कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं, यानी कि बहुत सस्ता कार्बन क्रेडिट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो सिस्टम है, यानी कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम या सीसीटीएस जो भारत का है, या आईसीएम जो भारत का है, वो बहुत इनिशियल स्टेज में है। यहाँ पर बहुत सख्त नियम नहीं है। जबकि यूरोपियन यूनियन का जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, यानी एटीएस जिसको कहते हैं, वो बहुत मजबूत ढांचे पर आधारित है। यानी कि वहां पर कितने कार्बन का एमिशन हो रहे हैं, उसके लिए एक एक पैमाना बना हुआ है, टन टू टन वहां पर हिसाब रखा जाता है, और उसके लिए नियम और कानून बहुत सख्त है, और उसके लिए जुर्माना भी सख्त है। उसके अपेक्षाकृत भारत जैसे देश में अभी ये ढांचा ही उतना मजबूत नहीं है कि हम उतने सटीक तरीके से उसका मापन कर सकें और सटीक तरीके से उसके लिए जुर्माने या अन्य चीजों का प्रावधान कर सकें। साफ तौर पर, मोटे मोटी तौर पर आप समझ लीजिए, ये अंतर है दोनों जगह की स्थिति में। भाई किसी के ऊपर एक ही कंडीशन ये है कि यहाँ पर नियम बहुत स्पष्ट हैं, बहुत व्यापक हैं। थोड़ी सी गलती की आपने तो इतनी सजा, ज्यादा किया तो इतनी सजा। जबकि बी की कंडीशन ये है कि यहाँ पर नियम ही अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका ना तो मानक बहुत स्पष्ट है, उसका ढांचा बहुत ज्यादा विकसित है, जिसके लिए हम अभी यूरोपियन यूनियन की तुलना में हम कह सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा अभी इसमें इनिशियल स्टेज में हैं। तो अब इसमें समस्या क्या हो रही है? देखिए, इसमें समस्या ये होगी, हम संस्थागत जो चुनौतियां हैं उसके रूप में इसको समझ सकते हैं कि भारत में अगर देखें तो एब्सोल्यूट एमिशन कैप नहीं है, यानी कि कंपनियों को केवल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट को ही दिखाकर क्रेडिट लेने का भी फिलहाल प्रोविजन है। अब यूरोपियन यूनियन को क्या चाहिए? यूरोपियन यूनियन को चाहिए कि टन के हिसाब से, यानी कि टन फॉर टन सटीक डेटा उनको चाहिए, यानी कि हर उत्पाद में कितनी मात्रा में कार्बन जुड़ा हुआ है ये उनको चाहिए। तो 1 टन स्टील अगर भारत में है, उसके प्रोडक्शन को करने में 2 टन CO2 निकलता है, तो यूरोपीय यूनियन जो है वो कहता है कि 1 टन ही निकलना चाहिए। तो ये पूरा एब्सोल्यूट है, यानी कि एक-एक चीज मानक पर उतरनी चाहिए। वो अभी हम इतना संस्थागत ढांचा अपने यहाँ डेवलप नहीं कर पाए हैं। अब हमारे यहाँ चुनौतियां क्या है? तो इस संस्थागत ढांचे को ही डेवलप करना सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। तो भारत अपने बाजार में सटीक गणना और कैप को लागू करे, पहली बात तो यही है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो नियामक संस्था होनी चाहिए, पहली बात यह संस्थागत चुनौतियों के अंतर्गत नियामक संस्था, यानी कि जो रेगुलेटरी नियामक संस्था, यानी कि किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, उसको देखने के लिए जो रेगुलेटरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ईयू में देखेंगे। आप ईयू से अगर तुलना करेंगे तो वहां पर स्वतंत्र संस्थान है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं, और एमिशन रजिस्ट्रीज हैं। वहां पर इससे क्या होता है कि हर चीज का मापन होता है, हर किसी संस्था को क्या चल रहा है उसके अंतर्गत किसी भी कंपनी में, उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, उसकी निगरानी की जाती है। और भारत में ऐसा तंत्र अभी डेवलप नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज नियामक संस्था जो है उसको डेवलप करना, ये एक संस्थागत चुनौती हमारे यहाँ अभी बनी हुई है। इसके अलावा जो मार्केट की शाख है, दूसरी चीज अगर हम कहें तो शाख, यानी कि इंडियन मार्केट जो है, कार्बन मार्केट विशेष तौर पर हम उसी की बात कर रहे हैं, उसकी जो शाख है उसको मजबूत करना हमारी दूसरी चुनौती है। क्योंकि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है, वो भारत की क्रेडिट प्रणाली को तभी मान्यता देगा जब उसको ये लगेगा कि हाँ, यहाँ की जो क्रेडिट प्रणाली है वो विश्वसनीय है, पारदर्शी है, जो भी नियम कानून है सख्त है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो हमको अपनी शाख को बचाना, साख को वैश्विक मानकों के अनुरूप, विशेष तौर पर जो यूरोपियन यूनियन का मानक है उसके अनुरूप इसको सेट करना पड़ेगा। दूसरी तो संस्थागत चुनौती के रूप में हम इसकी बात कर सकते हैं। तीसरी ये है कि मूल्य की असमानता है। मूल्य की असमानता यानी कि जो प्राइस है उसमें भी, मूल्य में जो असमानता है उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, अगर यूरोपियन यूनियन में आप देखेंगे तो वहां पर जो प्राइस है, यूरोपियन यूनियन में जो कार्बन का प्राइस है, वो देखेंगे तो 60 से लेकर 80 यूरो प्रति टन, 60 से लेकर 80 यूरो प्रति टन है। ठीक है, ये कहां पर है? तो ये आपका यूरोपियन यूनियन। वहीं पे अगर भारत में देखेंगे, इंडियन कार्बन जो प्राइस अगर उसको आप देखेंगे तो वो लगभग 5 से लेकर 10 प्रति टन ही है। तो इसके तुलना में अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा असमानता है। यानी कि अगर इतना आप
दे रहे हैं, मूल्य अदा कर रहे हैं, तो दोनों के मूल्यों में वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा असमानता है। यानी ये कह सकते हैं कि भारत में जो कार्बन की जो कीमत है, वो बहुत कम है। तो ऐसी दशा में अगर यहाँ पर कोई टैक्स देता भी है या क्रेडिट जुटाता भी है, तो ये कहा जा सकता है कि भाई वहाँ पर जो सीबीएम है उसकी तुलना में बहुत कम है। तो इसका समाधान अब क्या होगा? समाधान ये हो सकता है कि जो पहले तो एक फ्लोर प्राइस फिक्स किया कर दिया जाए, यानी कि एक मिनिमम कार्बन प्राइस ऐसा तय कर दिया जाए जिससे कि भारत की जो कार्बन की कीमत है ये भी न लगे कि बहुत ज्यादा कम है, और ईयू ये भी ना कहे कि भारत में जो कार्बन क्रेडिट है उसको बहुत ही सस्ती कीमत पर बेचा जा रहा है। तो एक ऐसी कीमत स्टैंडर्ड दोनों हिसाब से कंपेयर करके दोनों देशों की तमाम परिस्थितियों की तुलना करते हुए उस फ्लोर प्राइस को फिक्स कर दिया जाए। फिर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, सेक्टर कार्बन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको करने की जरूरत है, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिसमें कि सरकार अलग अलग कार्बन मूल्यों को लेकर अनुबंध करे, कॉन्ट्रैक्ट करे। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी भी विशेष क्षेत्र में, जैसे सीमेंट उत्पादन ही हो गया, ये तय किया गया कि 2030 तक जाते हुए फलाना फैक्ट्री जो है वो क्या करेगी, कोई भी एबीसीडी फैक्ट्री है वो 30% तक जो है वो कार्बन का एमिशन वो कम करेगी, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हुए तमाम उसके लिए वो अपने प्रयास जारी करेगी। अब वो प्रयास कैसे हो सकते हैं? तो वो कॉम्प्लायंस कॉस्ट के आधार पर भी हो सकते हैं। यानी कि ग्रीन एनर्जी को कॉम्प्लायंस कॉस्ट क्या होता है? तो ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होने के लिए जो संसाधन पर वो खर्च करेगा, वो भी तो कॉस्ट लगेगा। तो उस चीज को करते हुए अगर 2030 तक वो करता है, कार्बन का एमिशन कम करता है 30% तक, तो उसको क्या किया जाएगा कि जब यहां से वो निर्यात करेगा तो उसको सीबीएम के तहत जो टैक्स देना पड़ता है, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन में जब निर्यात करेगा वो सामान यूरोपियन यूनियन में जाएगा, वहां पर जो बॉर्डर पर टैक्स देना पड़ता है उसको उसमें छूट मिलेगी। तो इस तरह से कुछ विशेष उद्योगों के लिए अलग अलग अनुबंध करने की भी जरूरत है। और प्राइस में जो वेरिएशन है, यानी कि भारत में जो सस्ता है और यूरोपियन यूनियन में महंगा है, कार्बन की जो कीमत ज्यादा है, इस वेरिएशन के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक सेट किया जाए ताकि बहुत ज्यादा वेरिएशन ना रहे, जिससे कि निर्यातकों को ये ना लगे कि हम डबल टैक्स दे रहे हैं। अब देखिए इसमें एक डिस्प्यूट और आता है, वो है सीबीएम की प्रकृति और विवाद, यानी उसका जो नेचर है उसको लेकर भी विवाद है। देखिए सीबीएम आपको बताया गया कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या था कि यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर बाहर से कोई भी प्रोडक्ट यहां पर जाता है तो उसके उस प्रोडक्ट के बनने में जितने कार्बन का एमिशन हुआ है उसी के आधार पर यहां पर उस पर टैक्स लगता है, लेवी लगाई जाती है। यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो भी आयात होगा उसके निर्माण के दौरान जितने कार्बन का उत्सर्जन है उसकी कीमत यहाँ पर बॉर्डर पर देनी होती थी। लेकिन इसमें जो विकासशील देश है, विशेष तौर पर भारत जैसे जो देश है, उनकी आपत्ति क्या है? उनका ये कहना है कि ये जो इस तरह की पॉलिसी है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। यानी कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या हुई कि यानी कि यहां से अगर कोई एबीसीडी कोई भी प्रोडक्ट गया यूरोपियन यूनियन और यहां पर इस पर जब भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया जाता है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? यहां पर जो कीमत है मान लीजिए उसकी 100 रुपए है और यहां से टैक्स लगाने के बाद बाहर का सामान 120 रुपए में हो गया, तो इसका मतलब कि बाहर के सामान को यह हतोत्साहित कर रहा है और वहां का लोकल प्रोडक्ट जो हो जाएगा उसकी तुलना में वो सस्ता होगा, तो मजबूरन लोग उसको खरीदेंगे। तो विकासशील देशों का ये कहना है कि ये एक प्रकार की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, यानी कि अपने उत्पादों का प्रोटेक्शन करने वाली पॉलिसी है। और विकासशील देशों के साथ ये एक तरह से क्या है, ये न्यायोचित कदम नहीं है। इसका विरोध रहा है सीबीएम को लेकर, यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर। साथ ही साथ भारत के साथ एक अन्य समस्या भी है कि भारत अब तक जो है डब्ल्यूटीए में सीबीएम को लेकर विरोध करता रहा है। अब हाल ही में सीबीएम के साथ भारत का जो इंडियन कार्बन मार्केट है वो जुड़ रहा है। तो अब जिस चीज का भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूटीओ में विरोध कर रहा था, अब अपने बाजार को उसी से जोड़ना पड़ रहा है, तो एक अंतर्विरोध का भी भारत को सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल वो तमाम समाधान के उपाय बताए गए जिसके आधार पर एक बेहतर परिणाम देखा जा सकता है और भारत का जो निर्यात है उसको भी ठीक तरीके से वैश्विक बाजार, विशेष तौर पर ईयू में ठीक न्यायसंगत तरीके से लागू किया जा सकता है। चलिए अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। सीबीएम का पूरा नाम क्या है? आपको विकल्पों के आधार पर जवाब देना है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बेनिफिट एलोकेशन मॉडल, क्लाइमेट बॉर्डर एक्शन मिशन या कार्बन बेंचमार्क असेसमेंट मॉडल। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।